सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको किस तरीके से कंज्यूम किया जाए। देखो इकोनॉमिक्स के पीछे बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इस कमी के बावजूद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस तरीके से कंज्यूम किया जाए कि सभी की नीड्स फुलफिल हों, सभी की ज़रूरतें फुलफिल हों और कम से कम इनपुट में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। उस स्टडी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी विच टेल्स यू दैट हाउ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज are to be produced, distributed and consumed so that everyone's need is fulfilled and maximum output is obtained। और ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, इसमें बहुत सारी एंटिटीज अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे इसमें प्रोड्यूसर्स का अपना रोल है, इसमें कंज्यूमर्स का अपना रोल है, इसमें गवर्नमेंट का अपना रोल है और इसमें नेशंस का अपना रोल है। और इन एंटिटीज़ का रोल किस तरीके से फंक्शन करता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि इकोनॉमिक्स क्या है। हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, कमी है, लेकिन इस कमी के बावजूद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सभी की नीड्स फुलफिल हों और कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए लियोनल रॉबिन्स, उन्होंने 1935 में कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। रिसोर्सेज की कमी है, इस कमी के बावजूद सभी की नीड्स को फुलफिल करना, कैसे फुलफिल करना है, कैसे प्रोडक्शन हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे कंजम्पशन हो, उसी के स्टडी को, उसी के साइंस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ, इनके बारे में आगे चलते हुए और पढ़ेंगे अपन। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो अपने को समझ में आ रहा है। अब सवाल आता है कि इकोनॉमी क्या होती है। किसी सर्टेन एरिया में जब इकोनॉमिक्स एक्शन में होती है तो उसे बुलाया जाता है इकोनॉमी। ये जो स्टडी है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन कैसे हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ये इकोनॉमिक्स एक्चुअल में इन अ सर्टेन एरिया एक्शन में होती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत माइन्यूट एग्जांपल लें तो आपके घर की एक इकोनॉमी है, आपके स्टेट की एक इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की एक इकोनॉमी है। हमारी कंट्री में किन गुड्स का, किन सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें प्रोड्यूसर्स का क्या रोल है, इसमें कंज्यूमर्स का क्या रोल है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें बैंक का क्या रोल है। ये जो इकोनॉमिक्स इन एक्शन है इसको कहा जाता है इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस इकोनॉमी में कौन लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सप्लाई कहाँ पर है, गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर सकती है, बैंक्स कितना इंटरफेयर कर सकते हैं, प्रोडक्शन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, कंजम्पशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में। दो चीज़ें, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। और इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है? दैट देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी है। और इकोनॉमी क्या है? जब इकोनॉमिक्स किसी सर्टेन एरिया में एक्शन में होती है, प्ले में होती है, तो उसको बोल देते हैं अपन इकोनॉमी। अच्छा, असेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? तीन हैं। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन
और तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। और ये तीनों हमें समझ में आनी चाहिए। प्रोडक्शन मतलब किन गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसकी डिमांड है, किसकी डिमांड नहीं है, कहाँ पे सप्लाई करना है, ये सारे क्वेश्चंस प्रोडक्शन में आते हैं। दूसरा कंजम्पशन, किसी एरिया में कंज्यूमर कैसा है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कंजम्पशन का रेट क्या है, वो सारी चीज़ें आती हैं कंजम्पशन में। और तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपके बैकड्रॉप में आपके पास में एसेट्स क्या हैं। वो एसेट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में। बेसिक बातचीत होपफुली ये आपको समझ में आई होगी। अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी होती हैं। प्राइमरीली 3 टाइप की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी को आप सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। दुनिया भर में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, या ये कहें कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मार्केट इकोनॉमी में अगर सिंपल लैंग्वेज में, देशी भाषा में बोलें तो प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मार्केट में अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट कर रही होती है, और उसके हिसाब से कभी ये प्राइवेट सेक्टर का आदमी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, कभी घटा देगा। मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। अनरेस्ट्रेन्ड कंपटीशन होता है बिटवीन प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेस। और ये जो कंपटीशन है, ये जो डिमांड है, ये जो सप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोडक्शन को और उसके प्राइजेस को। फॉर एग्जाम्पल, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2 कंपनीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है। साबुन की फैक्ट्रीज हैं वो, तो एक कंपनी ने क्या किया, साबुन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऐसे फंक्शन करेगा कि प्राइजेस जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। मतलब मार्केट अपने आप फंक्शन कर रही है। ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई अपने हिसाब से फंक्शन करती है। दूसरी होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो इस हद तक होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, और जो भी प्रोड्यूस किया गया है उसकी प्राइजेस क्या होंगी। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। किन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, और उनकी प्राइस क्या होगी, ये डिटरमाइन करती है मार्केट खुद ब खुद। प्राइवेट प्लेयर्स खेल रहे हैं, और मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिटरमाइन कर रही है चीज़ों को। लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, और उनकी प्राइजेस क्या रहने वाली हैं। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट भी अपने डिसीजंस लेगी। जैसे हमारी कंट्री में कोई समुदाय है जो कि बहुत गरीब है। जैसे मान लेते हैं कि एयरवेज जो है वो प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार एक स्कीम लेकर आएगी, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। और इस उड़ान के थ्रू सरकार एयरवेज को कुछ कंसेशंस देगी, कुछ पैसे देगी, और सरकार एयरवेज को बोलेगी कि साहब अपने रेट्स को थोड़ा कम करो, ताकि जो आम आदमी है वो भी इस एयरवेज का मज़ा ले सके। अब यहाँ पे सिर्फ मार्केट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने सोशल गोल्स को अचीव करना चाहती है। असेंशली दुनिया भर में आज की डेट में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनमें चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बार फिर से दिमाग में बिठा लो क्लियरली, मार्केट इकोनॉमी में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट ओपन है, अपने हिसाब से मार्केट फंक्शन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट फंक्शन कर रहा है ऑटोमेटिकली। दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है।
किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, कहाँ प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है। दोनों मिलके डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन होना है, कितने प्राइजेस होने हैं और उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाना है। अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, ये आपको रोज करना ही है, लाइक दबा दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। अच्छा, इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ गया, इकोनॉमी हमें समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। देखो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि हमारी नीड को फुलफिल करती है, जो कि किसी कंज्यूमर की नीड को, उसकी वांट को फुलफिल करती है, उसको बुलाया जाता है इकोनॉमिक गुड्स। ये जो इकोनॉमिक गुड्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। देखो, राइवलरस गुड्स, नाम से ही क्लियर है, ये जो राइवलरस गुड्स होते हैं ये इनको लिमिटेड लोग यूज कर सकते हैं, सभी लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, या तो कोई एक इंसान यूज करेगा या लिमिटेड लोग इसको यूज करेंगे। दूसरे होते हैं नॉन राइवलरस गुड्स, मतलब इनके ऊपर सप्लाई का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी लोग, कितने भी लोग इनको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक होता है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब जिनमें से कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है, मतलब ये भी एक तरीके से लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब जिनमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, सभी लोग इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। राइवलरस और एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन से हैं? प्राइवेट गुड्स, जैसे आपकी पर्सनल कार, उसको आप यूज करोगे, उसको लिमिटेड लोग, आपके घर वाले यूज कर सकते हैं, बाकी सब लोगों को आप एक्सक्लूड कर दोगे, बाकी सब लोग, सोसाइटी के जो लोग हैं वो उस कार को यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट गुड इज अ एग्जांपल ऑफ राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स। दूसरे होते हैं राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, जैसे कॉमन गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, राइवलरस है, लिमिटेड लोग इसको यूज कर सकते हैं, उन लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है जिनके पास में पैसा नहीं है इस पेट्रोलियम को खरीदने का। तो ये होते हैं कॉमन गुड्स। फिर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन राइवलरस होते हैं, मतलब सप्लाई का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिट किया जा सकता है इनको, कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है, जैसे क्लब गुड्स हैं। टोल जो अपन देते हैं, कोई प्रेशर नहीं है सप्लाई का, जो टोल दे सकता है वो इसको यूज कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। और फिर दूसरे होते हैं नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, जैसे पब्लिक गुड्स। आपका कोई पब्लिक पार्क है, कोई प्रेशर का सप्लाई नहीं और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सभी उसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेट गुड्स वैसे गुड्स हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज सिर्फ आप कर सकते हो और बाकी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को एक्सक्लूड किया जा सकता है। दूसरे होते हैं कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स वो होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको एक्सक्लूड किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है आपको। और फिर तीसरे होते हैं क्लब गुड्स। कोई सप्लाई का प्रेशर नहीं है, टोल पैसे कोई भी निकल के चले जाओ, लेकिन एक्सक्लूडेबल है, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो फिर आपको टोल पर रोक लिया जाएगा। कुछ होते हैं पब्लिक गुड्स, जैसे पब्लिक पार्क्स, कोई आपको एक्सक्लूड नहीं करेगा, कोई भी इनको यूज कर सकता है। अच्छा, कोई भी जो इकोनॉमिक गुड होता है वो 3 फैक्टर्स के थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक तो वो ह्यूमन बीइंग की किस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा उसकी डेट ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है। और इसको थोड़ा ढंग से समझो। देखो, जो कार 2021 में आई और जो कार 2024 में लॉन्च हो रही है, उन दोनों की सेम प्राइस नहीं हो सकती है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि सेम मॉडल की कार अगर 2023 में बनी है और उसी मॉडल की कार अगर 2024 में बनी है, इन दोनों का भी प्राइस सेम नहीं हो सकता है। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है किसी भी इकोनॉमिक गुड के ऊपर। फिर इसके अलावा लोकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन अगर यूएसए में अवेलेबल है तो थोड़ा सस्ता है,
लेकिन अगर इंडिया पहुंचेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, लाइन लगाएंगे इतना महंगा फ़ोन खरीदने के लिए। तो लोकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी से भी इकोनॉमिक गुड डिफाइन होता है। इकोनॉमिक गुड क्या होता है? कोई भी ऐसा गुड, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि हमारी नीड को फुलफिल करती है। फिर अपन ने देखा कुछ होते हैं प्राइवेट गुड्स, कुछ होते हैं कॉमन गुड्स, कुछ होते हैं क्लब गुड्स और कुछ होते हैं पब्लिक गुड्स। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज का सेशन वैसे भी बहुत ईजी है। चैप्टर 2 से थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें शुरू होंगी, थोड़ी वो चीज़ें शुरू होंगी जिनको आप आम तौर पे सुनते हो लेकिन समझ में नहीं आती हैं। आज तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेता है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है उसको बुलाया जाता है इकोनॉमिक एजेंट। जैसे प्रोड्यूसर है, वो डिसीजन लेता है ना कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक डिसीजन है। प्रोड्यूसर इज अ इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर है, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, आप डिसीजन लेते हो। अगर आप खरीदोगे तो थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, अगर आप नहीं खरीदोगे तो डिमांड कम रह जाएगी। ये कैसा डिसीजन है? इकोनॉमिक डिसीजन है। तो कंज्यूमर भी इकोनॉमिक एजेंट है। सरकार, कॉरपोरेशंस, बैंक्स, ये भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए, मॉनेटरी पॉलिसी अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। इसका लेना देना है सरकार से, इसका लेना देना है बैंक से। तो ये जो एंटिटीज़ हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक डिसीजंस में। तो ये भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। एक लाइन में बोलें तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है उसको बुलाया जाता है इकोनॉमिक एजेंट। फिर बात आती है इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में। ये जितनी भी इकोनॉमिक प्रोसेस हो रही हैं उनका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका किताब में रिप्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल। जैसे एक होता है सप्लाई डिमांड मॉडल, एक होता है सर्कुलर मॉडल। अब सिंपल लैंग्वेज में तो हम बोल सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसकी सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल। लेकिन एक्चुअल में जब इकोनॉमिक्स एक्शन में होती है तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिर्फ सप्लाई डिमांड से काम नहीं चलता है। इन्फ्लेशन कितना है, आपके यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आपके कॉरपोरेशंस किस तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली प्ले में होते हैं। इनफैक्ट इस इमेज में सर्कुलर मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो होता क्या है, किसी हाउस होल्ड और इंडस्ट्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। हाउस होल्ड किसी भी इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बदले में इंडस्ट्री हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। जैसे हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करेगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा, एंटरप्राइज प्रोवाइड करेगा। किसी इंडस्ट्री को ज़मीन चाहिए, कहाँ से आएगी? किसी हाउस होल्ड से ली जाएगी। लेबर की सर्विसेज इंडस्ट्री को कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। एंटरप्राइज कौन प्रोवाइड करता है? किसी भी इंडस्ट्री को हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन सर्विसेज के बदले में इंडस्ट्री को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप किसी की लैंड को यूज़ कर रहे हो तो बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा। आपको कोई लेबर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वेजेस देने पड़ेंगे। आपके यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपके यहाँ पे कोई एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। मतलब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं, इंडस्ट्रीज बदले में पेमेंट देते हैं। लेकिन ये साइकिल यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। इंडस्ट्रीज जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड्स यूज़ करते हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर करते हैं। हाउस होल्ड्स को कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है और उससे फिर इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो होती है। मतलब ये पूरी एक साइकिल है कि हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, इंडस्ट्री ने बदले में पैसा प्रोवाइड किया, बट उसी पैसे से हाउस होल्ड फिर इंडस्ट्री के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, यूटिलाइज करता है। ये सर्कुलर मॉडल है, लेकिन ये बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल है। जब एक्चुअल में इकोनॉमिक्स एक्शन में होती है, प्ले में होती है, तब और बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोला जाए तो सिंपल तौर पे कुछ इस तरीके से सर्कुलर मॉडल फंक्शन करता है। इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोसेस का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत लेमैन की लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन, उसको बोल देते हैं इकोनॉमिक मॉडल।
इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? ऐसे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। फिर सवाल आता है कि किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और 2-3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। बिकॉज हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी है। इस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कुछ इस तरीके से हो कि सभी की नीड्स फुलफिल हों और मिनिमम इनपुट में एक मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है ये डिसाइड करना कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। और ये हाउ टू प्रोड्यूस का सवाल क्यों आता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसका सिर्फ लेना देना है प्रॉफिट से, जिसको कोई मतलब नहीं है कि लोगों की हालत कैसी है, इसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे तो मशीन्स को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया मशीन लगाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार की एक समस्या ये भी होगी कि अगर बहुत ज़्यादा मशीन्स लगा दी गई तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो सरकार क्या बोलेगी कि देखो साहब, मशीन्स हम लगाएंगे लेकिन एक लिमिट तक लगाएंगे, बाकी हम सारा काम करवाएंगे किससे? लेबर से। तो हाउ टू प्रोड्यूस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी का। बिकॉज आपको ये भी देखना है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, सबकी नीड्स फुलफिल हों। आपको ये भी देखना है कि एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे। आपको ये भी देखना है कि मॉडर्न सेंस में जो मैकेनाइजेशन हो रहा है वो मशीन्स भी आपके यहाँ पे लगती रहे। मतलब आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। तो 2 प्रॉब्लम्स, एक तो कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हो सकता है आपके यहाँ पे उतना डिमांड नहीं हो, लेकिन दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि आपके यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसकी डिमांड वहाँ पर है। अगर आपके लिए वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है तो आप बोलोगे कि प्रोड्यूस करो। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मान लो गेहूं की पैदावार कम हुई, इस बार मौसम खराब रहा, तो गेहूं की पैदावार कम हुई है, तो अब ये जो गेहूं का यूटिलाइजेशन है, इसका प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कंजम्पशन इस तरीके से होना चाहिए कि सभी लोगों की नीड्स फुलफिल हों। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हुम टू प्रोड्यूस। कि हो सकता है कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हुआ हो, वहाँ पे उतना सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे इस बार प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, वहाँ पे सप्लाई करने की ज़रूरत है। जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ले लो और स्कैर्सिटी वाले एरिया में दे दो। स्कैर्सिटी वाले एरिया में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ले लो और कोई दूसरा एरिया जहाँ पे स्कैर्सिटी है उसको दे दो। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी की। जब इकोनॉमिक्स प्ले में होती है, एक्शन में होती है, जब इकोनॉमी रन कर रही होती है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी सरकार को ये देखना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमारा कंज्यूमर अल्टीमेटली कौन होने वाला है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। अपन छोटे छोटे सेशंस बनाएंगे इकोनॉमी के। कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछते चलना, कमेंट करते चलना। एक एक चीज़ को अपन डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।